गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। आज देखेंगे उसके आगे कंसाइंस चल रहा था, तो कंसाइंस में ही अब आगे हम देखेंगे डाउटफुल कंसाइंस। प्रोबेबल कंसाइंस तक हो चुका था, अब इसके आगे हमको चलना है। ठीक है, तो डाउटफुल कंडीशन डाउटफुल कंसाइंस समझ लेते हैं। क्या होता है डाउटफुल कंसाइंस? जब हमारी अंतरात्मा जो है किसी कार्य को लेकर नैतिकता और अनैतिकता के बीच में एक बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति में चली जाए, निश्चित हो ही नहीं पाए कि ये काम नैतिक है या अनैतिक। ठीक है, इनके बीच जूझता रहे। जब हमारी अंतरात्मा किसी कार्य को लेकर नैतिकता और अनैतिकता के बीच में अनिश्चितता के बीच में जाकर ठहर जाए, कोई ऑप्शन पिक न कर पाए कि ये नैतिक है कि ये अनैतिक, बीच में झूलता है। ठीक है, क्या कब होता है ये? जब हम दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच जो है अटक जाते हैं। ठीक है, और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं कि कौन सा मार्ग जो है अपनाना नैतिक रूप से सही है। जो पीछे में बोल रहा हूँ ना कि नैतिक ये एथिकल है, ये अनएथिकल है, इनके बीच में हम अटके हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो सवाल ये मन में बनना चाहिए कि ये कंडीशन बनती कब है। ठीक है, ये कंडीशन कब बनेगी ऐसी कि हम दो विकल्पों के बीच में अटक गए, किसी भी निर्णय पर नहीं इधर जा रहे हैं नहीं इधर जा पा रहे हैं। ये कंडीशन बनती है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैलेंस आर्ग्यूमेंट, जो दो पक्ष है जिनको आप सुन रहे हैं, उन्होंने भी अपना मत बहुत मजबूती से रख दिया है, आपने भी अपना मत बहुत मजबूती से रख दिया है, दोनों बैलेंस में है, इसलिए अनिर्णय की स्थिति में चले गए हैं। ठीक है, इन डिसीजन, अनिर्णय की स्थिति में बने हुए हैं। ये कंडीशन बनती है, तब होता है डाउटफुल कंसाइंस। ठीक है, अब आगे कब बनती है ये पता चल गया। तो इन डाउटफुल कंसाइंस में क्या होता है, इसमें आपको एडवाइस या सलाह दी जाती है इस तरीके की कि इस कंडीशन में जब आप डाउटफुल कंसाइंस में है तो आप कोई एक्शन मत करिएगा, आप वेट करिए जब तक कि आपकी जो अनिश्चितता है ये खत्म ना हो जाए, जब तक आपको पर्याप्त इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, पूरी तरीके से आप आश्वस्त ना हो जाए, तब तक कोई एक्शन नहीं लेना है। रुक जाइए, वेट करिए, डिले होने दीजिए। कुछ गड़बड़ होने से ज्यादा बेहतर है कि आप डिले कर लीजिए पूरा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू हमेशा इन दिनों काफी उठा हुआ है, हमेशा ही चलता रहता है। डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट करेंगे हम। देखिए परिस्थिति क्या बनी हुई है, कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट जो है एक कानून लाने पे विचार कर रही है डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जिस तरीके से डिजिटलीकरण बढ़ रहा है उसको देखते हुए एक कानून लाना चाहती है, उस पर विचार कर रही है। ठीक है, वो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे रही है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए लाना चाहते हैं। लेकिन जब ये कानून आएगा तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सिटीजन्स के जो है डिजिटल डेटा तक गवर्नमेंट को पहुंच भी मिलेगी, ये भी इसमें एक इशू छुपा हुआ है। तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए दो पहलू है जो ये कानून लाने वाले हैं, जिसपे विचार हो रहा है, इसके दो साइड है। संभावित अच्छा परिणाम भी हो सकता है, बुरा परिणाम भी हो सकता है। दो साइड क्या है, पहला तो ये है कि जब ये बिल आएगा या कानून बनाएंगे तो ये आतंकवाद से इनको लड़ने में काफी हेल्प मिलेगी। दूसरा साइड क्या है, जो सिटीजन्स की प्राइवेसी है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो नुकसान में है। तो ये संभावित बुरा परिणाम है। ये तो अच्छा परिणाम है कि आतंकवाद से लड़ेंगे, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है कि हम एक कानून लाते हैं, डिजिटल डेटा से रिलेटेड कुछ लाते हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, इससे साइबर क्राइम वगैरह कम होंगे। तो ये तो ठीक है, संभावित अच्छा परिणाम है। लेकिन बुरा परिणाम क्या है कि हो सकता है सिटीजन की प्राइवेसी का धज्जियां उड़ जाए, तो फंडामेंटल राइट इनका वायलेट होगा। तो ये संभावित बुरा परिणाम है, दो साइड है इस लॉ के। ठीक है, तो इसमें डाउटफुल कंसाइंस जैसा क्या है, डाउटफुल कंसाइंस जैसा इसमें ये है कि पॉलिसी मेकर जो है दुविधा में फंसे हुए हैं कि कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही मजबूती से रखा हुआ है। आतंकवाद फैलेगा, साइबर क्राइम बढ़ेगा, वो भी अपना एक चैलेंज है, लेकिन जो सिटीजन्स है उनके प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस आर्गुमेंट हो गया है, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर जो है कौन सा अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, इस पर अनिर्णय की स्थिति में नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे, सिटीजन प्राइवेसी को। अभी कुछ लोग उठ के बोलेंगे तुरंत कि नेशनल सिक्योरिटी को कह दो, प्राथमिकता दे दो। तो आप अगर इसको प्राथमिकता देंगे तो फिर इसको अवॉइड करेंगे। आपको तुरंत कूद के एक पक्ष पे नहीं जाना है, इसका बैलेंस बनाना है हमें कि ये भी सुनिश्चित हो जाए, ये भी सुनिश्चित हो जाए। आपकी प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका जो डिजिटल प्राइवेसी है, आपके डेटा लीक ना हो, इसका बहुत महत्व है। तो इसलिए कूदना नहीं है, दोनों का बैलेंस लेना है। ठीक है, ये अनिर्णय की स्थिति में है पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, तो दोनों के अपने नैतिक तर्क है कि कोई स्पष्ट सही या गलत नहीं है। दोनों ने अपना सही पक्ष रखा है कि हमारा सिटीजन क्या कह रहे हैं कि हमारा प्राइवेसी का ध्यान रखो, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आतंकवाद को टैकल करना चाहते हैं। दोनों अपने अपने जगह ठीक है, पॉलिसी मेकर दुविधा में फंसे हुए। तो
ये डाउटफुल रहते हैं हमेशा इसमें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं डाउटफुल रहते हैं। पॉलिसी मेकर कौन? आप सिलेक्ट होके जाएंगे, तो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें होंगी। तो करने वाला कौन होगा? आप। तो दुविधा में कौन फंसेगा? आप फंसेंगे जब ऐसे इशू सामने आएंगे। तो डाउटफुल रहते हैं हमेशा, डाउटफुल कॉन्साइंस रहेगा उनका। ठीक है, तो क्यों रहता है डाउटफुल कॉन्साइंस? क्योंकि दो फंडामेंटल राइट जो है एक दूसरे के बीच में टकरा रहे हैं आपस में। एक तो है सुरक्षा, सिक्योरिटी, दूसरा है निजता, प्राइवेसी। ये दोनों एक दूसरे के बीच में टकरा रहे हैं, इसलिए डाउटफुल कॉन्साइंस में फंसे हुए हैं, कोई अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपना आर्गुमेंट्स नैतिक रूप से एकदम सही रखा है, तो अटक गए हैं। तो कोई भी एक दूसरे पर स्पष्ट रूप से हावी नहीं है कि आतंकवाद एक ने बोला निजता, तो एक दूसरे पर हावी हो गए। दोनों अपने अपने जगह ठीक है, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो रहा है, तो अनिर्णय की स्थिति बन गई। ठीक, तो निर्णयकर्ता को स्पष्टता नहीं मिल पाती है। पॉलिसी मेकर्स को, जो भी पॉलिसी बना रहा है, उसको एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता। अगर उसने बना दिया अपने मन से, एक तरफा बना दिया पॉलिसी मेकिंग करके कि मैं आतंकवाद को प्रायोरिटी दूंगा, अपने तरफ से सोच के बना दिया, तो ये जो नीचे वाले लोग हो गए क्या करेंगे? विरोध प्रदर्शन चालू हो जाएगा और सड़क पे आपको दिखने लगेगा। इसलिए मुझे समझाना क्या था? डाउटफुल कॉन्साइंस। आप डाउटफुल कॉन्साइंस समझ चुके हैं कि कब आप अनिर्णय की स्थिति में जाते हैं, कि कौन सा काम नैतिक है, कौन सा काम अनैतिक है, तय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट एकदम एक नैतिक आर्गुमेंट दोनों ने अपना बराबर बराबर दे दिया, दोनों पक्षों ने। आप डाउटफुल कॉन्साइंस के कंडीशन में पहुंच जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का। बहुत बहस चलती है ना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड की संवैधानिकता। मृत्यु दंड को लेकर इंडिया में बहुत सारे, भारत में भी, भारत के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज में इस बात को लेकर बहस होती है, मृत्यु दंड को लेकर कि नैतिक अनैतिक। इसकी नैतिकता अनैतिकता पे प्रश्न उठते रहते हैं हमेशा, भारत में भी है। इस पे एक स्टैंड है बहुतों का, हम देखेंगे। परिस्थिति क्या है इंडिया और अदर कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट को लेकर बहस चलती है। ठीक है, इसके दो साइड है, संभावित अच्छा परिणाम, संभावित बुरा परिणाम। संभावित अच्छा परिणाम क्या है कि ये जघन्य अपराध के लिए बना है, जो जघन्य अपराध कर देंगे, जैसे किसी महिला का बलात्कार किया, उसको जिंदा जला दिया, या फिर बहुत कहते हैं जघन्य, मतलब एक राक्षसी प्रवृत्ति की हरकतें कर देना पूरा। तो जघन्य अपराध के लिए ये क्या है? न्याय है, दूसरों के अपराध करने से रोकना है इसको। ये अच्छा, संभावित अच्छा परिणाम है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर कोई जघन्य अपराध किया हुआ है, तो दूसरों को दूसरे देखते हैं कि अगर हम ऐसा किए तो हमको सजा मिल सकती है, तो जस्टिस सुनिश्चित होता है और दूसरे डरते हैं ऐसा करने से। ये अच्छा परिणाम है। इसका दूसरा साइड है जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो जाएगा? ठीक है, ऐसा किसी ने ये किया, आपने सजा दी, ठीक है, ये अच्छा परिणाम है। लेकिन देखिए, मान लीजिए कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया है, ठीक है, अब बाद में दे दिया गया, वो फांसी होगी, मर गया, बाद में ये पता चला कि उसकी गलती नहीं थी, किसी ने ढंग से इन्वेस्टिगेट किया, सारी चीजें, किसी को फंसा दिया गया है, किसी ने फंसा दिया गलत तरीके से, तो क्या होगा? वो तो गया, मर गया, लेकिन इसका संभावित गलती क्या? इसको सुधारा तो जाएगा नहीं। एक बार किसी को मार दिया गया तो अब जिंदा कर दिया जाए उसको, वो तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जीवन के अधिकार का ये उल्लंघन इसलिए बोलते हैं उसको। इसका संभावित बुरा परिणाम है कि अगर गलत तरीके से किसी को फंसा दिया गया, हमने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया और वो मर गया, और फिर बाद में पता चला कि वो उसकी गलती नहीं थी, तो फिर क्या होगा? तो ये परिवर्तनीय है, अब तो वापस उसको जिंदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन के अधिकार को उल्लंघन में ये डालते हैं हमेशा। ठीक है, तो डाउटफुल कॉन्साइंस वाली स्थिति क्या है? ये जो जज है इस कैपिटल पनिशमेंट के मामले में, जो जज है डाउटफुल कॉन्साइंस में रहते हैं, क्या पूरी तरीके से निश्चित नहीं हो पाते कि मृत्युदंड नैतिक रूप से सही है या नहीं, सही है या गलत, दे कि ना दे। सीधा सा मतलब ये है कि इनके ये इस कंडीशन में फंस जाते हैं कि मृत्युदंड दे या ना दे, इस कंडीशन में फंसते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। तो क्या यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है हमेशा? दुर्बलतम मामला, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस तक सीमित रखने की बात करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट देने के मामले में, कैपिटल पनिशमेंट देना है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसको डालते हैं हमेशा। तुरंत नहीं कि किसी ने किया है और भावुक होकर तुरंत कहेंगे आओ लटका देते हैं तुमको, चलो सजा, वो नहीं करते। हमेशा इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में रखने का कारण यही है, ये दुविधा में फंसे रहते हैं। बहस चल रही है इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत ज्यादा बहस चल रहा है, तो ये हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। और खासकर व्यक्तिगत ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्तिगत तौर पर बैठ के सब बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसको रखा जाता है। तो कैपिटल पनिशमेंट का एरिया क्यों डाउटफुल कॉन्साइंस में है कि नैतिक और कानून के बीच में, नैतिकता और कानून के बीच में दुविधा बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए
एक है विंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कॉन्साइंस। डाउटफुल कॉन्साइंस आप जानते हैं, अभी बताया गया है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इनके बीच में झूल रहा है, कोई निर्णय की स्थिति नहीं बन पा रहा है, क्या नैतिक निष्कर्ष निकाले इसका। और आपको समझना है विंसिबल इग्नोरेंस, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आज आपको समझ में आएगा विंसिबल इग्नोरेंस क्या है। डाउटफुल कॉन्साइंस जानते हैं, विंसिबल इग्नोरेंस समझिए, इसको हिंदी में उपार्जनीय अज्ञानता बोलते हैं। उपार्जनीय अज्ञानता मतलब क्या, कोई जानकारी, मान लीजिए कोई लॉ बन गया, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ बना, ठीक है, और आपकी ये जिम्मेदारी थी एज अ सिटीजन, आपने न्यूज में देख लिया कोई बिल पास हुआ है, कोई कानून बन चुका है, एज अ सिटीजन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कानून के बारे में जाने, पढ़े, समझे, पूरी जानकारी रखें। आपने नहीं किया, आप क्या कर रहे थे, फोन में रील चला रहे थे, बीच बीच में गाना बज रहा था साइड से कुछ ना कुछ, ठीक है, भोजपुरी टाइप का, आप उसमें लगे रहे। आपने कहा कौन जाएगा देखने, छोड़ो यार, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जानेंगे। ये आपकी उपार्जनीय अज्ञानता है। आपके पास सोर्स था, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, वेबसाइट जो है वो जो कानून है उसको एनालिसिस करके न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे हर तरीके से उपलब्ध करा दिया गया। आपने क्या किया, आपने प्रयास नहीं किया, आप गए नहीं उस कानून को ढंग से समझने पढ़ने, तो ये आपकी उपार्जनीय अज्ञानता है। मैं जानबूझ, मतलब आपके अंतरात्मा ने बोला कि करना चाहिए, लेकिन आप क्या किए, नहीं गए। सारे सोर्स उपलब्ध होते हुए भी ये प्रयास न करना कि मैं उसके बारे में जान लूं, ये आपकी उपार्जनीय अज्ञानता है, ठीक है। तो देखिए, डाउटफुल कंसाइंस इसलिए है क्योंकि मैंने उस जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जिससे मेरा संदेह दूर हो सकता था। ये मैंने आपको विंसिबल इग्नोरेंस समझाया कि जानबूझकर जानकारी तक नहीं जाना। अब जब इसको डाउटफुल कॉन्साइंस के साथ जोड़ेंगे तो होगा कि आप मान लीजिए डाउटफुल कॉन्साइंस की कंडीशन में है, क्यों है, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप डाउटफुल कॉन्साइंस में है। लेकिन ये इनविंसिबल डाउटफुल कॉन्साइंस इसलिए हुआ है क्योंकि आपने कानून को जानने की कोशिश नहीं करी, आपके पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स था, आप अपने इस डाउटफुल कॉन्साइंस से बाहर निकल सकते थे उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच बना के, आपके पास सोर्स था, लेकिन आप जानबूझ के लापरवाही की, नहीं गए उसके पास, तो आप फिर इसी कंडीशन में रह गए, तो ये आपकी गलती है। तो इसी को बोला जाता है इनविंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कॉन्साइंस। आप इस कंडीशन से बाहर आ सकते थे, डाउटफुल कॉन्साइंस से बाहर आ सकते थे, लेकिन आप उस सोर्स के पे गए ही नहीं, आप इसी कंडीशन में बने रहे, आपने चुना कि हम इसी कंडीशन में रहेंगे, तो इनविंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कंडीशन कॉन्साइंस, इसमें फंस गए। तो गलती किसकी है, आपकी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फेक न्यूज वगैरह आया, इंटरनेट फेक न्यूज बहुत फैलते हैं, आपने इसको एज अ न्यूज कंसिडर किया, आपको हल्का सा डाउट हुआ कि ये जो है न्यूज फेक है, ठीक है, आपको कॉन्साइंस ने आपको बोल दिया, ठीक है, आप डाउटफुल कॉन्साइंस में चले गए कि ये यार फेक लग तो रहा है लेकिन जांचना चाहिए, ये जो जांचना चाहिए, जांच नहीं की, इसी पे नहीं गए, जांच नहीं की, आप इसी पे अटक गए, तो आप डाउटफुल कॉन्साइंस में रह गए, फेक न्यूज को सर्कुलेट कर दिया मैंने। सॉल्यूशन क्या था, बहुत सारे वेबसाइट थे जैसे ऑल्ट न्यूज वगैरह है, ये सब फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं, उस पर जाने की मेहनत नहीं की आपने, तो गड़बड़ी कर दी आपने। गड़बड़ी किसकी है, आपकी है। आप किस डाउटफुल कॉन्साइंस में क्यों फंसे हुए हैं, इनविंसिबल इग्नोरेंस की वजह से, एक तरीके से आलस। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रिंसिपल है खासकर विंसिबल इग्नोरेंस को समझाने के लिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैसा है, एक देखेंगे। मान लीजिए कंडीशन है, एक आदमी है जो जानता है कि जो वो काम शायद कर रहा है शायद वो गलत है, गैर कानूनी है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि एक आदमी है, कोई काम कर रहा है, करने जा रहा है, उसको ये भान है इस बात का कि हो सकता है कि शायद ये गलत काम है, गैर कानूनी, फिर वो उसको करता है, बाद में उसको सजा मिलती है, लेकिन ये डाउटफुल कॉन्साइंस में था, ये इसको दूर कर सकता था। अभी हम इस पे आएंगे, कैसे दूर कर सकता था, इसके पास पर्याप्त सोर्सेस उपलब्ध थे, बहुत सारे वेबसाइट पे जा सकता था, किसी वकील से सलाह ले सकता था, ठीक है, खुद से लीगल बुक्स थे उनको पढ़ सकता था, पढ़ा लिखा था तो सारी चीजें पता कर सकता था जो ये काम करने जा रहा था, लेकिन अपने आप को रोक दिया, उपार्जनीय अज्ञानता, नहीं गया, कर दिया काम, उसके बाद क्या हुआ, सजा मिल गई उसको कि चलो भाई। अब देखिए कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे, प्रिंसिपल है इंडियन लॉ में, इसको समझाने के लिए विंसिबल इग्नोरेंस को, इन डाउटफुल कॉन्साइंस को, क्या है प्रिंसिपल, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, इसी को एक और नाम से बुलाते हैं इग्नोरेंटिया लेगिस नेमिनेम एग्जीक्यूसेट। अब ये क्या कहता है, देखिए इसका सीधा सा लाइन है, लैंग्वेज पढ़िए पहले, अ पर्सन कैन नॉट escape liability for breaking a law merely by claiming they were unaware of it। मतलब ये नहीं कह सकते आप, ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है इंडियन लॉ का, आप ये नहीं कह सकते कि आप उस लॉ के बारे में अनअवेयर हैं, आप जानते नहीं हैं, ये कह के आप बच नहीं सकते। आपने कोई गड़बड़ काम किया है और बाद में जब पकड़े गए तो आप ये बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये काम
ये इलीगल है, ये आप नहीं कह सकते। ये प्रिंसिपल यही कहता है इंडियन लॉ में। ओरिजिन क्या है देखिए, ये जो प्रिंसिपल है इंडियन लॉ में आया कैसे, इसका ओरिजिन है इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूशन। कैसे आया, पहले ये रोमन लॉ में था, ये जड़ इसका रोमन लॉ से है। रोमन लॉ से इंग्लिश कॉमन लॉ में आया, फिर इंग्लिश कॉमन लॉ से ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, तो ब्रिटिश वाला ही हमने अपना लिया सारा, सारा नहीं मतलब कुछ, तो वहां से आया है ये, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट क्या है इसका, अक्रॉस लीगल फील्ड्स सभी, इंक्लूडिंग क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल लॉ, हर जगह ये अप्लाई होता है इग्नोरेंटिया वाला प्रिंसिपल। कि मतलब ये आप नहीं कह सकते कि आपको कानून पता नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे फोर्स करता है कि आप ये मत बोलिए कि आप नहीं जानते। क्यों ये ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऐसा मत बोलिए कि आप नहीं जानते, ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बोला जाता है कि आपके पास पर्याप्त सोर्स है हर कुछ जानने का। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि वेबसाइट्स हैं, लीगल बुक्स हैं, और बहुत सारे आप लॉयर से जाके आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इस कानून के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास सब कुछ था लेकिन आप नहीं गए। अब आप बोलेंगे जो पढ़े लिखे हैं वो लीगल बुक्स पढ़ सकते हैं, जो अनपढ़ है, जो पढ़ी नहीं, वो कहाँ जाएंगे, वो लॉयर्स के पास जाएंगे जिनको एकदम नहीं पता है, तो उनसे जाके पता कर सकते हैं ठीक आसपास से। तो आपके पास पर्याप्त जानकारी थी, पर्याप्त सोर्स थे, फिर भी आपने नहीं किया। और फिर आप आके ये बोल रहे हैं कि मुझे लॉ के बारे में पता ही नहीं था, मुझे पता होता तो मैं नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे बोलता है कि हम इस बात को इस पे बल देते हैं, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूशन पे, कि आप ये मत बोलिए कि हमें नहीं पता था। ये आपसे पूरी तरीके से, आप एक इंडियन सिटीजन है, कानून बनता है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस कानून के बारे में जाने हैं, ठीक है। हम ये बहाना नहीं सुनेंगे कि आपको नहीं पता था, ये चलेगा ही नहीं एकदम मामला। आपको सजा मिलेगी, आपने किया है तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। इसका एक अपवाद ये है, अ पोटेंशियल एक्सेप्शन इफ द लॉ नॉट प्रॉपरली पब्लिश। इसका अपवाद क्या है, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे कानून नहीं पता था, जानकारी नहीं थी मुझे इसके बारे में, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, होता तो नहीं करता, ठीक है। ये आर्गुमेंट आपका नहीं चलेगा। ये आर्गुमेंट चल सकता है, अपवाद इसका क्या है कि ये जो लॉ पास हुआ, इसका जो पूरा प्रोसीजर था लीगल नहीं था, लीगल प्रोसीजर की तरीके से नहीं लाया था, बीच में कहीं ना कहीं लूप होल था, और आपको वो लूप होल पता था। अगर ये आर्गुमेंट दे देते कि देखिए पूरा लीगल प्रोसीजर की तरफ फॉलो नहीं किया गया है ये लॉ, ठीक है, तो ये चल जाएगा आपका। ये अपवाद इसमें छोड़ा गया है कि अगर लीगल तरीके से पूरी तरीके से ये लॉ नहीं किया गया है, तो ये अपवाद है कि आप अगर कुछ करते हैं और उस कानून के थ्रू आपको सजा दी जाती है, तो आप कानून पे ही, उस लॉ पे ही आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ये लॉ ही जो है वैध नहीं है, और ये अपवाद छोड़ा गया है, तब आप बच सकते हैं, ये लूप होल छोड़ा गया है, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रिंसिपल पे काफी बल देता है, व्यक्ति को कानून के बारे में जानना पर्याप्त स्रोत है। वो बोलते हैं कि जब जो पर्सन है उसके पास पर्याप्त स्रोत है, वेबसाइट है, लॉयर्स है, लीगल बुक्स हैं, ये सारी चीजें हैं, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। जैसे मतलब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, आप लॉयर के पास गए हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए कुछ कांड किया हुआ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ काम किया हुआ है। अब जो है कोर्ट ने क्या किया, आपको समन किया। समन किया तो कैसे किया, डाकिया, पोस्ट के थ्रू किया। डाकिया आपके घर पे आया, आपके बिहाफ पे किसी ने उसको रिसीव किया, सिग्नेचर वगैरह हुआ। अब आप कोर्ट में गए ही नहीं, तो कोर्ट में नहीं गए तो कौन आएगा आपके घर पे, पुलिस आएगी। कोर्ट में नहीं पहुंचे आप, तो पुलिस आपको यहाँ कोर्ट पे हाजिर करेगी। अब जज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ जज साहब है और आप यहाँ से देख रहे हैं उनको। अब जज साहब ने आपसे पूछा कि भाई आपको समन किया गया था, आप आए क्यों नहीं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको जानकारी थी, अब ये झूठ बोल रहा है कि मुझे इस लॉ के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी, पता नहीं किस मामले में मुझे उठा लाया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो जज साहब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमको बेवकूफ समझाया क्या, हमने आपको पूरा समन किया, डाकिया के थ्रू पूरा पोस्ट वगैरह करके यहाँ पे रिसीविंग है, उन्होंने पूरा कागज पत्र यहाँ दिखा दिया, दस्तावेज, ये सारी रिसीविंग है, आपके घर वालों ने किसी ने रिसीव किया, कोई आपको जानकारी नहीं दिया, बेवकूफ समझाया हमें, तो ये आर्गुमेंट आपका नहीं चलेगा, हाल हो जाता है। आप ये जज से मत बोलिए कि आपको, मान लीजिए ये आप बेवकूफ बना रहे थे जज को, कि चलो जज को बेवकूफ बना देते, उसको क्या पता चलेगा। अब जज साहब बोल दिए कि हमने सब दस्तावेज हमारे पास है, हमको बेवकूफ मत बनाइए, मानना वाला आदि वाला करेक्टर मत करिए, तो क्या होगा, सब कुछ है, यानी आपने झूठ बोला, गए। तो जो लीगल इंडियन लॉ का जो लीगल प्रिंसिपल है ये वाला, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटिव, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये आप मत कहिए। आपसे आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि आप जो भी लॉ देश में पास होता है उसके बारे में जानने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि क्या होने वाला है, आप पे अप्लाई होने वाला है, आप उससे प्रभावित होने वाले हैं, तो आप पे जिम्मेदारी है कि आप उस सारी चीज को समझे किसी भी तरीके से। अब आप नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप,
आप समझ लीजिए, विंसिबल इग्नोरेंस कर रहे हैं आप, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो व्यक्ति ने प्रयास किया होता तो लॉ के बारे में जान सकता था, यानी व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया है, तो ये अज्ञानता उपार्जनीय है उसकी, उसने अज्ञानता अर्जित करी है। तो क्यों विंसिबल इग्नोरेंस था? सोर्स थे लेकिन लापरवाही की। ये फंडामेंटल ड्यूटी थी कि आप उस लॉ के बारे में समझे, जाने। हम लोग क्या बता रहे हैं आपको? विंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कॉन्साइंस। तो आप डाउटफुल कॉन्साइंस में कब रहते हैं? जब आपको आर्गुमेंट जो है बराबर हो जाए, नैतिक अनैतिक के बीच में आप कोई जजमेंट नहीं कर पाते। और विंसिबल इग्नोरेंस अगर है, आप डाउटफुल कॉन्साइंस में है, अपने डाउटफुल कॉन्साइंस को दूर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के थ्रू, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन के पास जा ही नहीं रहे, तो ये आपका विंसिबल इग्नोरेंस है, जानबूझ के आप टाल रहे हैं, तो आपकी गलती है। ठीक है, तो समझ में आया क्या क्या देखा हमने? विंसिबल इग्नोरेंस ऑफ डाउटफुल कॉन्साइंस और डाउटफुल कॉन्साइंस समझाना। तो विंसिबल इग्नोरेंस क्या है? जानबूझकर सोर्स तक न जाना अपने डाउटफुल कॉन्साइंस को दूर करने के लिए, यही समझा रहे थे, इतना एग्जांपल लेके। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, इनविंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कॉन्साइंस। आपको डाउटफुल कॉन्साइंस पता है, अब हमको समझना है। अभी हम क्या देख रहे थे? विंसिबल इग्नोरेंस। अब हम देख रहे हैं इनविंसिबल इग्नोरेंस। इसका हिंदी अनुवाद होता है अनुपार्जनीय अज्ञानता। विंसिबल में क्या था? आपके पास पर्याप्त सोर्स थे, सब कुछ था, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया अपना ये डाउटफुल कॉन्साइंस से बाहर आने के लिए। इनविंसिबल इग्नोरेंस में क्या होता है कि आप पूरा प्रयास करते हैं, मतलब ये आप डाउटफुल कॉन्साइंस में है, आप पूरा प्रयास करते हैं कि आप इनविंसिबल इग्नोरेंस से बाहर निकले। आप पूरा प्रयास करते हैं, पूरे सोर्स ढूंढते हैं कि आप इस डाउटफुल कॉन्साइंस से बाहर निकले, पूरा सोर्स ढूंढेंगे, सब कुछ पूरा प्रयास किया, पूरा कह सकते हैं जितना प्रयास हो सकता है अथक प्रयास किया, फिर भी आपको कोई सोर्स नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आपने पूरा प्रयास किया लेकिन आप इस डाउटफुल कॉन्साइंस से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मान लीजिए कोई लॉ है, ठीक है, आप उस लॉ को लेके डाउटफुल कॉन्साइंस में है, आप कुछ करना चाहते थे, आपको लगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये गैर कानूनी टाइप का है, और आप उस लॉ से बाहर निकल, आप जानना चाहते थे कि जो मैं सोच रहा हूँ इस पे कोई लॉ वगैरह है, तो उसके बारे में पूरा सर्च किया, रिसर्च करना शुरू किया कि इसमें जांच पड़ताल कर ले, कुछ पता कर ले, अगर हमने कर दिया कोई एक्ट, अगर गैर कानूनी हुआ सच में तो गड़बड़ हो जाएगा। सब कुछ पूरा प्रयास किया, पूरा जानने का प्रयास किया, खंगाल डाला पूरा, पूरे बुक्स उठा डाले, पूरा वेबसाइट छान दिया, सब कुछ छान दिया, नहीं मिला। तो इसी को बोलते हैं, फिर भी उसके बाद क्या होता है? आप डाउटफुल कॉन्साइंस में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं इनविंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कॉन्साइंस। पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी, नहीं मिला, फिर आप उस काम को करते हैं, फिर पता चलता है कि गैर कानूनी था, सजा, आप जज के सामने चले गए, और आपने जो जो पूरा प्रयास किया था आपने उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ था, तो जज के सामने रखा, आपने कहा कि देखिए ये इस पे मैंने पूरा प्रयास किया, मुझे लग रहा था कि गैर कानूनी, लेकिन फिर भी मैंने छाना, पूरा सब कुछ सोर्सेज पता करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे मिला नहीं। और आपने इस बात का इस चीजों को डॉक्यूमेंट करके पूरा जज के सामने रखा, तो जज सुनेगा आपको कि चलिए ठीक है, आपने पूरा प्रयास किया, यानी आपने पूरी जानने की कोशिश की है कानून को, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिला, ये आपका आर्गुमेंट चलेगा, और आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है और आपने सबूत दिया है उस बात का। ठीक है, तो इनविंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कॉन्साइंस क्या है कि इन डाउटफुल कॉन्साइंस से बाहर निकलने के लिए आपने पूरे सोर्सेज का इस्तेमाल किया, पूरा प्रयास किया, फिर भी आप नहीं निकल पाए, आप इसी कंडीशन में रह गए, ऐसा कहते हैं इनविंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कॉन्साइंस। अब देखिए एक एग्जांपल, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड इन रिमोट कॉन्फ्लिक्ट जोन। जो रिमोट एरिया होते हैं, मान लीजिए एक गाजा समझ लीजिए, गाजा में जब इसराइल ने बमबारी चालू करी तो वहां पे बहुत सारे लोग खाने पीने के लिए परेशान हो गए। अब पूरी जो सप्लाई चेन थे, सब इसराइल ने सब कुछ काटा गाजा पट्टी से, हर तरीके से, ठीक है, कम्युनिकेशन काटने की कोशिश की, किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन था पूरा। जो बाहर से कह सकते हैं कि इनके पास पर्याप्त सोर्स नहीं आ पा रहा था, वो क्या कर रहे थे, बाहर से लोग इनको खाना और पूरा सहायता पहुंचाने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि पूरा सोर्स मिल जाए, इनको जानकारी मिल जाए, पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी डाउटफुल है कि जो हम दे रहे हैं उनके पास पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, अंदर से आवाज आ रही है जो हम कर रहे हैं उनके पास पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, पूरा प्रयास भी कर रहे हैं कि उनको जो मानवीय सहायता दे दे, लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सप्लाई चेन कट हुई, कम्युनिकेशन गैप किया हुआ है, तो यहाँ से नहीं पहुंच पा रहा। तो ये क्या है? इनविंसिबल इग्नोरेंस इन डाउटफुल कॉन्साइंस। पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी डाउटफुल कॉन्साइंस में है कि जो हम जो कर रहे हैं उनके तक वो मानवीय सहायता पहुंच भी रही है, नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अब देखिए एक है इनलाइटेंड कॉन्साइंस, प्रबुद्ध अंतरात्मा, ठीक है। इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सही गलत का पूरा स्पष्ट ज्ञान है और बहुत गहराई से ज्ञान है, और उसके पीछे का आपको सिद्धांत भी पता है। मान लीजिए प्रियम्बल है, हमारे संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें समानता, बंधुत्व, इस सब की बातें करी हुई है, ठीक है।
तो आप इनलाइटेंड कॉन्साइंस हैं, तो आपको समानता क्यों लाया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों है, क्या है, कह सकते हैं कि चौतरफा ज्ञान है आपको उसका। इसके पीछे का मूल भावना भी पता है, इसका शाब्दिक अर्थ भी पता है, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, क्या लंबे टाइम पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सारे ज्ञान है आपको। तो आप क्या है, इनलाइटेंड कॉन्साइंस है। केवल एक बात नहीं, एक तो एग्जाम्पल दिया है हर तरीके से। तो ऐसा कब होता है, जब आपको डीप नॉलेज होती है। अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी का मतलब कि आप अपनी भावनाएं तो समझ ही रहे हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझ रहे हैं और उसकी भावनाओं को भी कदर कर रहे हैं, उसको भी समझ रहे हैं। ये होता है अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी। प्रूडेंट जजमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन का मतलब है कि आप हमेशा अपडेटेड हैं, नई चीजों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल एक्टिविज्म, तो कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ को मान्यता दे दी। तो ये इनलाइटेंड कॉन्साइंस है उनका, कि पूरा ज्ञान है इनको, इनके बारे में वैज्ञानिक प्रमाण दिए गए, सारी चीजें बताई गई, तो साइंटिफिक रीजन पता किया, सारे सबूत इनके सामने आए, सब कुछ से आश्वस्त हुए पूरी तरीके से। फिर ये बोला कि निजता और प्रेम अगर आपको है तो उनको भी है। क्यों? क्योंकि वो भी ह्यूमन है। ये तो मानेंगे ना कि वो भी मानव है, कि LGBTQ है तो वो मानव है ही नहीं, तो मानवीय अधिकार इनका भी है। ये पूरी तरीके से इनलाइटेड होकर उन्होंने उसको मान्यता दी। ये एग्जाम्पल बनेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म और LGBTQ+ इनलाइटेड कॉन्साइंस का एग्जाम्पल बनेगा। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनलाइटेड कॉन्साइंस ये कैसे थे, ये भी इनलाइटेड कॉन्साइंस थे। कैसे? इक्वालिटी फॉर ऑल, ये समानता की बात करते थे सभी के लिए। आप लोगों को लगेगा केवल वंचित वर्गों की, दलित वर्गों के लिए वो इक्वालिटी मांग रहे थे। जब इन्होंने इक्वालिटी वर्ड यूज किया ना, कि समानता हो सभी के लिए, सभी वर्गों के भी, सबका, तो ये सबके लिए बोल रहे थे। कुछ लोग केवल ये मान लेते कि इन्हीं के लिए बोल रहे हैं, इनके लिए तो बोल ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया ना कि समानता होनी चाहिए सबके लिए, तो वो सबके लिए था। और इसका बड़ा इम्पैक्ट, इसके पीछे का मूल भावना भी जानते थे, इसका बड़ा इम्पैक्ट भी समझते थे कि लॉन्ग टर्म में अगर इक्वालिटी रहेगी, सभी के लिए, सभी लोग बराबर रहेंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, ये होगा, बेहतर तरीके से होगा, इसलिए ये बोलते थे इक्वालिटी। कुछ लोग इसका संकुचित मतलब निकालते हैं, एकदम संकीर्ण मतलब, कि केवल इनके लिए बोल रहे थे, सबके लिए बोल रहे थे। ये वर्ड यूनिवर्सल वर्ड है, कोई एक वर्ग के लिए नहीं है कि इन्हीं के लिए बोलेंगे, ये सबके लिए है। तो इनलाइटेड कॉन्साइंस थे ये लोग। बुद्धिज्म में दो कॉन्सेप्ट है, करुणा और प्रज्ञा। करुणा में मतलब कंपैशन, प्रज्ञा विजडम। प्रज्ञा का मतलब है गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान, डीप नॉलेज, पूरा चौतरफा चौमुखी ज्ञान होना। और करुणा का क्या है? दूसरों के दुख को समझना और उनको दूर करना। ये कौन करता है ऐसे? अगर ये सारी चीजें हैं किसी में, तो कौन है वो? इनलाइटेंड कॉन्साइंस है वो, ये वैसे व्यक्ति करते हैं। ठीक है। अब सुकरात का एक कोट है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हिंदी में, अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। सेल्फ मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भाग रहे हैं, तो वो आपका जीवन बेकार है। आप जो भी कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करिए, अपना खुद का मूल्यांकन करिए। खुद का मूल्यांकन करने से क्या होगा? खुद का मूल्यांकन करने से आप इनलाइटेड कॉन्साइंस के नजदीक जाएंगे। जब आप खुद का मूल्यांकन करते हैं ना, कि मैंने आज इतना सब कुछ किया, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ कल, क्या मैंने खराब किया। अपना जर्नलिंग करने से क्या होता है, डायरी लिखने से क्या होता है, रात को दिन भर अपना काम किया, रात को डायरी लिखिए। डायरी नहीं लिखने का मन है तो मोबाइल में बोलिए, वॉइस रिकॉर्ड करिए, बोलिए कि आपने आज एक पूरा दिन क्या किया, इसमें अच्छा क्या किया, खराब क्या किया, टाइम कहाँ वेस्ट हुआ, ये सारी चीजें। तो इससे क्या होगा, आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं बैठ के रात को, पूरा दिन मैंने किया क्या, दिन भर बैठ के स्क्रॉल किया क्या। तो सुकरात इसी सेंस में बोल रहे हैं कि इनलाइटेड कॉन्साइंस का ज्ञान है तो आपको एग्जामिन करना होगा, और अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। ठीक है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सिविल सर्वेंट कॉन्साइंस कहाँ यूज करे और क्या क्या सावधानियां बरते। अब हो गया, जितना कॉन्साइंस आपको पढ़ना तो पढ़ लिया। अब सिविल सर्वेंट जो है कहाँ इन सब चीजों का इस्तेमाल करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या सावधानियां बरतेगा, तो कहाँ यूज करेगा? जब एथिकल डिलेमा में फंस जाएगा। यही चल ही रहा है, सोर्स ऑफ एथिकल कंसर्न, सोर्स ऑफ एथिकल डिलेमा। क्या चल रहा था, हमने क्या पढ़ा? सोर्स ऑफ एथिकल डिलेमा। जब हम फंस जाए, या सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, सॉरी, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस चल रहा था पूरा। ये जो कॉन्साइंस पढ़ रहे हैं हम, इंट्यूशन पढ़ा, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या पढ़ रहे थे? सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो ये क्या है, जब एथिकल डिलेमा में फंसेंगे तब कॉन्साइंस का यूज करेंगे। एम्बिग्यूटी इन लॉ, जब लॉ अस्पष्ट हो, कानूनी भाषा समझना है मतलब डिफाइन नहीं किया है। जस्टिस एंड इक्विटी, इन सब में इस्तेमाल करेंगे। पर्सनल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, आपके पर्सनल वैल्यूज क्या है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज क्या है, इनमें जब क्लैश हो जाए, ठीक है, कोई कानून है अनैतिक लग रहा है, इन दोनों में क्लैश होने लगे,
ठीक है, तब करना है कॉन्साइंस का इस्तेमाल। अब सवाल है कि क्या सावधानियां बरतें। ठीक है, हमने कर लिया सारी चीजें, बट सावधानियां क्या बरतें। पहली सावधानी क्या है, लॉ एंड रूल्स आर सुप्रीम। देखिए, कॉन्साइंस का यूज ऐसे नहीं करना है कि आप लॉ और रूल्स को बाईपास कर दें, ओवरराइड कर दें। जो भी करना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ गलत हुआ है, लॉ और रूल्स में उसके लिए पर्याप्त सारे प्रोविजन दिए गए हैं, और नहीं दिए होते तब आप कॉन्साइंस पे गए होते। लेकिन आपने क्या किया, देते हुए दिया है, लेकिन फिर भी आप इस पे चले गए, अपने मन से कर रहे हैं। ये मत करिए। लॉ और रूल्स में जब दिया तो उसको फॉलो करिए, जब वहां डिफाइन नहीं होता तब हम कॉन्साइंस पे जाते हैं। ठीक है, ये मत करिएगा, सावधानी बरतना है। दूसरा क्या है, अवॉइड पर्सनल बायस। निष्पक्ष रहिए, इम्पार्शियल रहिए, पक्षपाती नहीं करना है, पक्षपात मत करिएगा। आपके क्या, आप किस रिलीजन से है, क्या खान पान है, क्या संस्कृति है आपकी, किस, इन सब पूरा न्यूट्रल रहना है आपको। तीसरा, प्रायोरिटाइज पब्लिक इंटरेस्ट। आपको प्राथमिकता देनी है जनहित को। चौथा है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन एंड कंसल्ट करना है आपको। एक्सपर्ट ओपिनियन एंड कंसल्ट। क्या करेंगे जब आप फंस गए, हर जगह फंस गए हैं, लॉ रूल्स को सब ब्रेक हो गए, कंसाइंस में फंस गए, तो क्या करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन से लेंगे। पैनल वगैरह बैठे होंगे, आपके सीनियर होंगे, उनसे। ये तो पहले भी बताया हुआ है। छठा है अवॉइड इमोशनल डिसीजन। भावुक होके डिसीजन नहीं लेना है। एकदम इमोशनल हो गए, अरे यार तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ रहिए, लेकिन अवेयर रहिए, चेतना खुला रहना चाहिए। इमोशनल होकर कोई फैसला मत करिएगा जो आपके खिलाफ हो जाए। असेसमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी परिणाम होंगे उसका असेस करना, मूल्यांकन करते रहिएगा कि मैं अगर ये किया, इसका इम्पैक्ट ये होगा, तो क्या क्या हो सकता है, ये बैठ के मूल्यांकन करना है आपको। क्या अगर मान लीजिए आपने इमोशनल डिसीजन ले लिया तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये मूल्यांकन करना। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिविल सर्वेंट में ये जो कॉन्साइंस है, नैतिक मन कैसे डेवलप होएगा, कैसे डेवलप किया जाए, अंतरात्मा तक कैसे पहुंचाया जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर तरीके से चले। ठीक है, पहला तो ये है कि नॉलेज एंड असाइमिलेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। जो नैतिक सिद्धांत है उनके ज्ञान को आत्मसात करना है। कैसे करेंगे, सिविल सर्वेंट के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जैसे प्रियम्बल में जो वैल्यूज है उन सबको पढ़ना, केवल पढ़ना नहीं, आत्मसात करना, अपने अंतरात्मा तक उसको उतार लेना है। 3 साल 4 साल जब भी लगे कि हम डगमगा रहे हैं, तो बार बार इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए किसकी शपथ ली है हमने संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, संविधान में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, क्या लिखा है प्रियम्बल में, समानता, बंधुत्व, इन सब पे फोकस करते रहिए। दूसरा क्या करेंगे, डेवलपिंग एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी। कैसे करेंगे, कमजोर वर्गों से मिलते रहिए, उनकी समस्याएं ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, बार जब लबाजना में जाते हैं तो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग में भारत भ्रमण का एक टाइम आता है, उसमें आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है, लेकिन एक बार से तो होगा नहीं। जब आप सर्विस में हैं तो सर्विस के अंदर जाते हुए इन लोगों से मिलते रहिए, उनकी समस्याएं सुनते रहिए, तो ये डेवलप होता चला जाएगा। तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट। मूल्यांकन करना अपना खुद का। कैसे, जर्नलिंग, जो मैंने बताया ना कि जर्नलिंग करना, डायरी वगैरह लिखना, खुद का मूल्यांकन। आपने सर्विस में है, आपने एक दिन पूरा क्या किया, कितने लोगों से मिले, कैसे कैसे लोगों से मिले, बैठ के लिख रहे हैं। मेरा क्या व्यवहार था लोगों के प्रति, मैंने कैसा बिहेव किया, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना सही किया, कितना गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो किया कि नहीं किया, कुछ गड़बड़ काम तो नहीं हो गया इधर उधर। ये सब बैठ के लिखिए, इससे मूल्यांकन होगा आपका, सही दिशा में रहेंगे। फिर दूसरे दिन उठेंगे तो आपको क्या करना है, लिखे होंगे डायरी में, ये किया, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में चला गया, तो अभी आज ये नहीं करना है। ये होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। और सेल्फ रिफ्लेक्शन से मत भागिए, जो अंदर से आवाज आ रही है आपके, उससे मत भागिए। खासकर खराब बातें ना है, नैतिक बातें ही है। खराब बातें भी आ रही है तो उससे नहीं भागना है, खराब बातें आ रही है तो उसको अवॉइड करना है। जानते रहिए कि ये खराब बातें आ रही हैं तो इसको अवॉइड कर देना है। ठीक। चौथा है फियरलेसनेस एंड इंटीग्रिटी। डरना वरना नहीं है, अगर आप मजबूती से खड़े हैं, अगर आप सर्विस में है तो डरना नहीं है, अपनी बात रखने के लिए डरना नहीं है। सामने कितना भी मजबूत आदमी आ जाए, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया है, डीएम है, आईपीएस है, तो डरना नहीं है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन करना है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन क्या, नई नई चीजों के बारे में जानना है, ढंग से जानना है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सब देखना है। क्यों, अगर अवेयर रहते हैं, अपडेट रहते हैं, तो इससे जो वंचित वर्ग रहते हैं उनको फायदा होता है। इससे रेगुलर राउंड अप पे रहेंगे तो देख पाएंगे ना कि कितने लोग गरीब हैं, कितने के साथ गलत हुआ है, तो आप उनके साथ जस्टिस कर पाएंगे। आपके पास इतनी शक्ति होती है तो करना जरूरी है।
ये सब करेंगे तो आप में सेंसिटिविटी, एम्पैथी जन्म ले लेगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? बिल्डिंग अ सिविल सर्वेंट कॉन्साइंस। कैसे कॉन्साइंस करेंगे? अपने कॉन्साइंस को ट्रेनिंग देंगे कि ताकि नैतिक मन और ज्यादा अंतरात्मा पर डेवलप हो। कैसे? इन सब चीजों से। आइडेंटिफाइंग एंड फॉलोइंग एथिकल रोल मॉडल। छठा है, क्या करना है? रोल मॉडल फाइनल करिए अपना, रोल मॉडल जिसे आप माने। हो सकता है किसी के लिए अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, ठीक है। किसी के लिए मनमोहन सिंह हो सकते हैं, किसी के लिए नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, किसी के लिए जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, किसी के लिए सरदार पटेल हो सकते हैं, किसी के लिए ऋतिक रोशन हो सकते हैं। ऋतिक रोशन मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, हीरो नहीं, फिल्म नेता नहीं बन रहे। तो सिविल सर्वेंट वाला कोई ढूंढिएगा, खासकर सिविल सर्वेंट हो। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, सिविल सर्वेंट थे, रिजाइन मार दिया कि नहीं करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनको बनाइए। ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाइए, ठीक है। इससे आप में एम्पैथी जगती जाएगी, कॉन्साइंस आपका मजबूत होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है ISPCS SSC। थैंक यू।